हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इजराइल फिलिस्तीन जंग को 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हम लगातार आपको खबरों से अपडेट करा रहे हैं और कुछ जानकार लोगों से मुलाकात करा रहे हैं। अब से पहले भी कई बार फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात हुई और उनके उनके इंटरव्यू को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि उनकी इनसाइट इंफॉर्मेशन बहुत गहरी होती है। इस बार भी हम फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं। कई अहम इश्यूज हैं, खास तौर पर एक तो रफा में क्या कुछ हो रहा है, वहां इजराइल क्यों हमले करना चाहता है, इसके अलावा पुतिन ने क्या कुछ कहा अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में, जो अमेरिका के फॉक्स न्यूज के फॉर्मर जर्नलिस्ट से उनकी बात हुई है और उसमें कई अहम बातें की हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। और आपको मैं याद दिला दूं कि अभी हाल ही में मीठी बोरवाला साहब इस्तांबुल में फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस में थे और अभी 2 दिन बाद ही वो काठमांडू में होंगे और वहां भी एक फिलिस्तीन से मुताल्लिक एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो शरीक होंगे। न सिर्फ शरीक होंगे बल्कि को ऑर्गेनाइजर या ऑर्गेनाइजर की हैसियत में वहां पर होंगे। बहुत ही अहम है आज की बातचीत, चूंकि 4 महीने हो गए, इजराइल को अभी कोई कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आती। मैं अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे कुछ ही मिनट पहले मैंने टाइम्स ऑफ इजराइल पर एक वीडियो देखी जिसमें क्लेम किया गया है कि याहिया सिनवर, जो गाजा में सबसे बड़े लीडर हैं हमास के, उनकी वीडियो उनके सामने आई है। शायद वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई कामयाबी उन्हें मिले जंग में। क्या कुछ है, अब बहुत लंबा वक्त हो गया। उधर कायरो में बातचीत चल रही है, सीआईए, मोसाद और कतर के प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग हैं। लेकिन एक बात इसमें बहुत ही अहम है कि हमास को मनाना मुश्किल पड़ रहा है। हमास अपनी कंडीशंस पर ही बात कर रहा है इतनी लंबी जंग के बावजूद। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आखिर ये रफा पर इतना ज्यादा जोर क्यों है? अमेरिका बार बार कह रहा है कि लोगों के मारे जाने से बचना चाहिए और ह्यूमन ट्रेजेडी और नहीं बढ़नी चाहिए। नेतन्याहू हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, हम हमास को पूरी तरह से खत्म करेंगे और रफा में वो कार्रवाई करने के लिए बजिद हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? पॉइंट ये कि 4 महीने की जंग के बाद ये इजराइल की जो वॉर, जेनोसाइडल वॉर जो हो रही है फिलिस्तीनियों पे, गाजा में, वेस्ट बैंक में भी, उसके बाद दुनिया देख चुकी है इजराइल एक मिलिट्री पावर करके खत्म हो चुका है। वो एक छोटी सी आबादी को, 23 लाख की आबादी को भी वो हरा नहीं पाया है। वो एक ही में कामयाब रहा है, अगर इसको कामयाबी माने तो, कि आपने 30,000 लोगों को मार डाला है, 60-70 हज़ार लोगों को बुरी तरह से घायल किया है, उसमें से आधे से तो ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये जो इजराइल का जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, आज वो दुनिया के सामने आ चुका है। तो एक डिल्यूजन में है इजराइल, बेनी गांस, इजरायली मिलिट्री एक डिल्यूजन में है, वाकई कट्टर यहूदी, कि हम लोग कुछ भी कर ले मगर दुनिया हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। तो पॉइंट इसके रफा में भी वॉर क्यों? इनके जो 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, के हमास को ख़त्म करना है और हम हॉस्टेजेस को सबको निकालेंगे, ये दोनों पे 4 महीने के बाद वो लोग फेल हो चुके हैं। हमास आज भी खड़ा है, रोज वो उड़ा रहा है उनके मेरकावा टैंक्स को, इजरायली सोल्जर्स को, एम्बुशेस हो रहे, बहुत कुछ हो रहा है। तो होते होते अभी वो रफा तक बात आ चुकी है, जहाँ 1.5 मिलियन की आबादी आज रफा में, क्योंकि इजराइल ने बोला था कि हम, आप नीचे जाइए, हम नहीं अटैक करेंगे, अभी नीचे तक जा चुके हैं, तो वहां भी आपको अटैक करना है। ठीक है। तो इजराइल का जो टारगेट है कि क्योंकि ज़्यादा करके हथियार इजिप्ट से वाया साइनाई आ रहे हैं हमास को, ये इजराइल का बोलना है, तो उनको बेसिकली ये बॉर्डर ये भी कंट्रोल करनी है। जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर बोलते हैं, जो गाजा और इजिप्ट का जो एक बॉर्डर है 14 किलोमीटर का, वो इजराइल को पूरा कंट्रोल करना है, ताकि वहाँ से पूरा जो एड आ रहा है हथियारों का और खाना पीना या जो भी अलग अलग तरीके से, तो उसको इजराइल को अभी कंट्रोल करना है। इजिप्ट ने बड़े पैमाने पर अपने टैंक्स और आर्मर्ड कार्स और अपनी सेना को वहाँ मोबिलाइज कर लिया है, ताकि इसराइल
क्योंकि इसराइल का टारगेट यही है कि रफा के लाखों लोगों को उनको इजिप्ट में ढकेल देना है। इजिप्ट ने अपनी सेना को वहां खड़ी कर दी है ताकि इसराइल अगर चाहे तो साइना के अंदर ना आए और पूरी जनता को ना ढकेले। तो इजिप्ट ने अपना पूरी प्रबंध कर दिया कि हम किसी की फिलिस्तीनी को डिस्प्लेस नहीं होने देंगे। इजिप्ट का ये एजेंडा नहीं है कि वो फिलिस्तीनी को मरवाना चाहता है। जो फिलिस्तीनी का एजेंडा है कि हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ते जाएंगे, वो उनका भी एजेंडा है। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज के ये याया सिनवर का अगर आपने देख लिया है और वीडियो आया है वगैरह वगैरह, तो आपके पास ड्रोन्स है और आपके F-16 F-18 है, वो तो तुरंत एक मिसाइल छोड़कर अभी तक याया सिनवर को मार भी डालते। तो इजरायली जनता को खुश करना, इजरायली जनता से ज्यादा मूर्ख जनता मैंने देखी नहीं दुनिया में जो नाच रहे लोगों के मौत पे। तो ये चोजन पीपल के जो हालात है, मेंटल साइकोपैथी के जो हालात है, वो पूरी दुनिया के सामने है। ओके, टीवी पे भी खुलकर बोल रहे कि गाजा के लोगों को स्टॉप करो, मार डालो, जेनोसाइड करो वगैरह वगैरह। तो ये लोगों की मेंटालिटी क्या हो चुकी है। तो इसराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स है कि हमको हमास को खत्म करना है और बेसिकली हॉस्टेज को फ्री करना है, इसलिए ये रफा पे वॉर करने जा रहे हैं। तो आई थिंक जो बाकी का भी उनका फेलियर ही फेलियर रहा है, लोगों को मारने में दे हैव सक्सीडेड, बट बाकी का रेजिस्टेंस को खत्म करने में 4 महीने के बाद आप एक लाइटली आर्म रेजिस्टेंस को, जिसके पास छोटे मोटे हथियार है, आप हरा नहीं पाए। तो दुनिया के सामने 2 बड़ी चीजें आ चुकी है। नंबर 1 कि इजराइल की मिलिट्री वो पावरफुल मिलिट्री नहीं है जिसने 6 दिनों में 4 अरब मुल्क को 1967 में हराया था। उनकी औकात ही नहीं रही है। दूसरी बात कि इसराइल नॉर्दर्न बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, सब सेटलमेंट्स खाली हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने उनको जो वहाँ मार छका दिया है, वो क्लियर कट बात है। खाली गांस बोलते हैं कि हम लोग बेरूट पे हमला करेंगे और हम लोग लेबनान में जाएंगे और आज आ रहे कल आ रहे, वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो आपका नॉर्दर्न इलाका तो पूरा खाली हो चुका है, वो दुनिया को दिख रहा है। तीसरी बात कि इंटरनली इसराइल हाईली डिवाइडेड हो चुका है, हाईली डिवाइडेड सोसाइटी हो चुकी है। अंदर बहुत ही तनाव है, पॉलिटिकल टेंशन है। नेतन्याहू कुछ चीजों को कंटेन कर पा रहा है। नेतन्याहू डेस्परेट हो चुका है। कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि जितने पॉलिटिकल इलेक्शन के पोलिंग आ रहे हैं उसमें सब में बताया जा रहा है कि नेतन्याहू बहुत बुरी तरह से हारने वाले, बोलते आधी सीट उसी हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये बड़ा रफा का अटैक कि हम हमास को खत्म करेंगे और फिलिस्तीनी जनता को पूरी जो इजिप्ट में ढकेलने की बात चल रही है, ये उनके सब टारगेट्स है। और उसमें आई थिंक पूरे के पूरे वो फेलियर रहेंगे, क्योंकि फिलिस्तीनी जनता को ये मानना होगा कि इनके इतनी बड़ी सैक्रिफाइस है कि आज इतनी पावरफुल ग्लोबल मूवमेंट उनके पीछे खड़ी है। इतनी बड़ा वातावरण है पूरी दुनिया में पैलेस्टाइन के सपोर्ट में, और आज ग्लोबल साउथ यूरोप अमेरिका पे हावी हो चुका है। लीडरशिप ग्लोबल साउथ की तरफ से आ रही है, साउथ अफ्रीका की तरफ से आ रही है, क्यूबा की तरफ से आ रही है, निकारागुआ की तरफ से आ रही है, ईरान की तरफ से, इराक की तरफ से। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये भी मैंने पढ़ा है कि अगले 90 दिन के अंदर अमेरिका इराक और सीरिया से अपने ट्रूप्स को हटा देगी। ये भी बहुत बड़ी जीत की बात है। इराकी रेजिस्टेंस ने एक बहुत बड़ा काम करके बताया है। लगातार वो अमेरिकन बेसिस पे हमला करता रहा। इराकी पार्लियामेंट ने बहुत पहले ही ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि वी वांट अमेरिकन ट्रूप्स टू लीव इराक। तो भाई क्यों नहीं सुन रहा है? सीरिया में तो आपका कोई अधिकार ही नहीं बनता, आपको किसी ने बुलाया नहीं था ना, आपको इराक में किसी ने बुलाया, तो वो अलग बात है। ओके, तो सीरिया और इराक में बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका की हार। यहाँ यूएस यूके यमन के सामने हार रही है। वो रोज अटैक कर रहे हैं, मगर कुछ यमन का बिगाड़ नहीं पा रहे, हुतियों का बिगाड़ नहीं पा रहे। और उसके साथ यमन में एक बहुत बड़ी नेशनल यूनिटी खड़ी हो रही है। जो गरिल्ला फोर्सेस साउथ में यूएई और सऊदी बैक्ड है, उनमें से सोल्जर निकल कर हुतियों के साथ जुड़ रहे हैं। मतलब एक यमनी नेशनल आइडेंटिटी, ये शिया सुन्नी के नाम पे जो बांट कर रखा था, जैदी और शाफी और ये और वो सब के नाम पे। तो एक आम जो यमनी सोल्जर है, कुछ जनरल्स भी है, वो अंसारुल्लाह के साथ होकर एक नई यमनी ताकत पैदा हो रही है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि अंसारुल्लाह ने कहा कि एक हफ्ते से कोई भी इजरायली बाउंड शिप अभी रेड सी में नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी जीत है। हुतियों ने और एक बात बोली कि जो इंटरनेट केबल्स है दरिये में, हम उसको कोई काटने वाला नहीं है। ये झूठी बात है कि हम लोग कोई इंटरनेट का जो पूरा कम्युनिकेशन है वर्ल्ड वाइड, उसको हम लोग जरा भी डिस्टर्ब नहीं करने वाले। ठीक है, ये तो एक खुद काटेंगे और बाद में हुतियों पे ब्लेम डाल देंगे, देखो इन्होंने इंटरनेट ही काट दिया। तो ये सब सिचुएशन है। उसके साथ साउथ अफ्रीका वापस गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में
कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि ये जो रफा पे हमला होने वाला है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इंटरवीन करके इजराइल को मना करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाइडेन बोलता रहता है कि इतना मत मारो, इतना मत मारो। ये खाली पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोल रहा है, और $14 बिलियन उससे सैंक्शन कर दिए। तो इधर आप हथियारों का फ्लो बंद करो ताकि वो ना मारे, आप हथियार भी भेजोगे, फिर आप दुनिया के लिए कुछ और बोलोगे तो कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है। और बाइडेन वैसे भी सटिया गया है, वो किसका नाम कहाँ लेता है, कौन से देश का प्रेसिडेंट कौन से देश का, उसको खुद पता नहीं है। वो तो एक एक पूरा एक मतलब आई थिंक ब्लिंकन और ये पूरी ज़ायनिस्ट लॉबी इसको चला रही है, वरना ये बंदे का तो दिमाग ही जा चुका है। एंड आई थिंक उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो मैं जरा यहाँ तक जो आपने बात की, इसमें दो एक इश्यूज हैं जिस पर जरा बात कर ली जाए। एक तो ये कि जब ये जंग शुरू हुई थी उसके फौरन बाद ये बातें इजराइल की तरफ से कही जा रही थी कि पूरी तरह से गाजा को खाली कर दिया जाए, कोई फिलिस्तीनी यहाँ ना बचे, वो इनको जॉर्डन में धकेल दो या मिस्र में धकेल दो। तो एक तो वो जो पागलपन है 4 महीने की जंग के बाद भी खत्म नहीं हुआ है, एक तो ये बात सामने आई। दूसरी तरफ अमेरिका को ये अकल में आ गया कि 100 से ज्यादा हमले हुए हैं सीरिया और इराक में उनके फौजी ठिकानों पर, और अब वो वापस जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अब अमेरिका पर बहुत यकीन नहीं किया जा सकता कि वो बात कहता है वापस जाने की, लेकिन हमेशा कोशिश रहती है कि अपना स्टे लंबा कर लिया जाए। लेकिन बहरहाल ये बात सामने आ रही है कि इराक और अमेरिका के बीच में कम से कम बातचीत के इशारे हैं कि वो वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन, एक तरह से मैं कहूंगा कि जो उभरती हुई ताकत है रेजिस्टेंस की, उसके सामने अब तक भी क्या इजराइल अपना पागलपन इसलिए नहीं छोड़ पा रहा कि उसको अपने मुकम्मल वजूद का ही खतरा है। पहली बात, अमेरिका दूर से आकर के बैठा है, वो उसको जब तक यहां कोई इंटरेस्ट रहेगा तब तक वो यहां रहेगा, जब इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वापस जाएगा। वो एक बहरहाल विदेशी ताकत है। जिस तरह से ईरान ने इनकलाब के बाद से कहा कि इसको जाना चाहिए, यहां इसका क्या मतलब है। तो ये दोनों जो एक तरह के नैरेटिव वॉशिंगटन और तेल अवीव में बन रहे हैं, तो क्या ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? दोनों चीजें बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग लग रही हैं। एक्चुअली डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर तो काफी डीप डिविजन्स है, क्योंकि अभी आई थिंक डेमोक्रेटिक वोटर के बीच में लगभग पैलेस्टीन और इजराइल के लिए इक्वल सपोर्ट है। पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट था इजराइल को, मगर होते होते हुए प्रैक्टिकली इक्वल सपोर्ट है। और आई थिंक कुछ सालों में तो डेमोक्रेटिक जो वोटर है वो ज्यादा करके पैलेस्टाइन में के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। और यंग जूज में तो आई थिंक बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यंग जूज में तो 50% से ज्यादा पैलेस्टाइंस के साथ खड़े हैं। तो ये क्रैक्स अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में आ रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के आने वाले सालों में। मैं बहुत दूर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर आई थिंक अगले 3-4 सालों में इसके परिणाम आई थिंक 2028 के चुनाव में भी अमेरिका में दिखेंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, दो बातें इंपॉर्टेंट थी कि जो मेन कंट्रीज इजराइल के साथ खड़ी है, यूके, फ्रांस, ब्रिटेन, अभी तो जर्मनी, अमेरिका वगैरह वगैरह, और यूएस, उनमें पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर क्या हो रहा है, जनता कहाँ जा रही है। अच्छा, एक ताजा खबर ये आ रही है कि फ्रांस ने लेबनान यानी हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में कोई ऐसा कोई समझौता, कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है फ्रांस, जिससे कि ये यहाँ का टकराव बंद हो जाए। जब से जंग शुरू हुई 8 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में लगातार हमले, जवाबी हमले होते रहे। उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो वहां के सेटलमेंट्स जो खाली हुए जिनके बारे में आपने कहा, वो अभी तक टेंटों में या होटलों में या दूसरी जगहों पर लोग रहने के लिए मजबूर हैं। वो वापस जाने के लिए अभी हालात नजर नहीं आ रहे। आप उसको कैसे देख रहे हैं? फ्रांस की कोशिश हिजबुल्ला को या लेबनान को बचाना है या इजराइल को? इजराइल को बचाना है। फ्रांस का इतना खतरनाक रोल है लेबनान में कि वो पुराना कॉलोनियल पावर अभी भी सोचता है कि वो सीरिया से लेकर लेबनान में अपना एक रोल प्ले कर सकता है, मगर वो इजराइल को बचाने के लिए आया है, लेबनान को नहीं। और उनका टारगेट ये है कि हिजबुल्ला के जितने फोर्सेस है वो लेबनीज बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर जाके खड़े हो जाए, वो लेबनान के बॉर्डर पे ना खड़े हो,
ये हिजबुल्ला वगैरह कोई मानने वाला नहीं है, और फ्रांस की औकात नहीं रही है अपने लिए, वो मतलब फ्रांस और ब्रिटेन की औकात ही नहीं है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठने की। ये पूरा इंटरनेशनल सिस्टम को अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरा एक बड़ा शेकअप चल रहा है, और नए पावर्स अभी सामने आ रहे हैं, जिसमें फिर फ्रांस और यूके वो पावर्स नहीं रहे, उनको अभी तक वो बात समझ में नहीं आई। फ्रांस को अलग अलग अफ्रीका के देशों से ढकेल कर बाहर निकाला जा रहा है, ओके। तो दे हैव नो रोल टू प्ले, ये खाली अपने आप को बड़ा मानते हैं, इनका कोई रोल नहीं है। और हिजबुल्लाह ने क्लियर कर बोला है, जब तक गाजा का वॉर चलेगा, जब तक आप ये एथनिक क्लेंजिंग चलाओगे तो हम अपना काम करते रहेंगे यहाँ से, गाजा के और फिलिस्तीनियों को हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। तो कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट के जो भी फोर्सेस पैलेस्टाइन को सपोर्ट करे सबको न्यूट्रलाइज करके अलग अलग किया जाए। मगर जहाँ तक इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान और यमन है, और ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो सबके सब 6 के 6 एकदम हाथ बंद करके मुट्ठी करके एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सबसे असल मुसीबत और परेशानी यही है कि ये सब बहुत ही कोऑर्डिनेटेड, और तेहरान कह देता है कि ये लोग अपने आप काम कर रहे हैं, हम इन्हें कोई हुक्म नहीं दे रहे किसी भी तरह का। सही बात। अच्छा, अब मैं समझना चाहता हूं, हमास ने जो कुछ 7 अक्टूबर को किया उसके बारे में ये चर्चा होने लगी कि सब अगर तैयारी नहीं थी तो क्या जरूरत थी ये सब करने की, इतने लोग मारे गए, उसके जिम्मेदार शायद हमास को ही बताने की कोशिश की जा रही है। ये नैरेटिव जो बढ़ाने की कोशिश है, उसके पीछे क्या कुछ है और क्यों ये सब इस वक्त बात हो रही है? राइट, नहीं पहले तो हम लोग ये बात करें कि हमास को या पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस को 7 अक्टूबर का एक्शन क्यों करना पड़ा, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी कुछ कुछ लोग थकने लगे हैं, हम जैसे लोग जो रोज फॉलो कर, हमारी एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, मगर जो कभी कभी देख लेते हैं ये सब उनके सवाल तरफ से सवाल आते हैं कि जब उनको पता था कि इजराइल इतना बड़ा हमला करेगा तो क्यों किया उन्होंने। तो पॉइंट इसके देखिए, इसके पहले 5 जंग हो चुकी है, इजराइल ने इस किस्म का हमला कभी नहीं किया, ये पहली बार उन्होंने मतलब फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन की तरफ वो लोग आगे बढ़े। मगर पहले 5 जंग हुई जिसमें 1000-2000 लोग मरे थे, मगर इस किस्म का हमला नहीं हुआ कि उन्होंने पूरे गाजा को ही फ्लैटन कर दिया या नरसंहार का ही उनका एजेंडा था। उन्होंने अभी तक 1000-1500 हर जंग में इतने 2000 तक लोग मरे हैं। तो इस बार इजराइल का एजेंडा अलग था, ये हमास को भी अंदाजा नहीं था, ओके। किसी को दुनिया में अंदाजा नहीं था, हमास जैसे लोगों को भी नहीं था, ओके। मगर हमास ने ये किया क्यों उनको ये करना पड़ा, उसके मैंने पहले भी बोला था, उसके 5 कारण हैं। नंबर 1 है कि इजराइल को लगा था, और दूसरे जो यूएई और सऊदी और ये जो मुल्क है, कि पैलेस्टाइन का इशू खत्म हो चुका है, वो यहाँ वहाँ थोड़ा कुछ करते रहेंगे, मगर वो अभी इजराइल ने कंट्रोल कर लिया। गाजा में कुछ कुछ कभी कभी कुछ हो जाएगा, एक मिसाइल आएगा, हम लोग मारेंगे, उनको पीटेंगे, ये सब चलता रहेगा, मगर अभी ये हिसाब खत्म हो चुका है। मुस्लिम और अरब वर्ल्ड भी भूलते जा रही है। इब्राहिम अकॉर्ड्स हो चुका है, जिसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को आ चुके हैं, इजिप्ट और जॉर्डन तो पहले से है, तुर्की भी बोलता रहता है, कुछ करता नहीं है, और सऊदी अरेबिया भी साइन करने वाला है। और अगर सऊदी अरेबिया और इनका सिग्नेचर हो जाता तो फिर तो बहुत बड़ी परेशानी मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड में हो जाती, क्योंकि सऊदी बाद में उसके जो डिपेंडेंट कंट्रीज है जिसको पैसे बांटता रहता है, वो भी शायद नॉर्मलाइजेशन की तरफ से बढ़ जाता। तो वो बहुत बड़ा एक इशू था कि इब्राहिम अकॉर्ड्स को रोकना 7 अक्टूबर का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था कि अल-अक्सा मस्जिद पे जो हमले लगातार हो रहे हैं, उसको रोकना, और ये बोलना कि इसलिए नाम भी उसको अल-अक्सा फ्लड दे दिया गया है। और सन 2002 में जब दूसरा इंतिफादा शुरू हुआ था अराफात जी के टाइम पे, तब भी उसको अल-अक्सा इंतिफादा बोला था, क्योंकि तब भी एरियल शरोन गए थे अल-अक्सा मस्जिद पे और कहा था कि ये तो हमारा हैकल सुलेमानी है। तो तब दूसरा इंतिफादा शुरू हुआ था। और ये तीसरा जो इंतिफादा अगर उसको हम लोग बोले तो इसको भी अल-अक्सा इंतिफादा ही नाम दिया है, क्योंकि हर रोज हर हफ्ते कट्टर यहूदी लोग जाते थे इजरायली आर्मी के सपोर्ट से, मस्जिद के अंदर हमले हुए हैं, ग्रेनेड फेंके गए, टीयर गैस, और इनका तो क्लियर कट था कि अल-अक्सा को हम लोग तोड़ने वाले हैं। तो ये दूसरा कारण था अल-अक्सा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा एक कारण था कि गाजा पे जो पूरी पाबंदी है ये हटनी चाहिए। आप 250 इजरायली हॉस्टेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ 23 लाख लोग हॉस्टेजेस है, 23 लाख लोग कैदी है जो एक ओपन एयर प्रिजन में रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे रहते हैं। इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, 250 पकड़ के लेके गए, 250 पकड़ के लेके गए। यहाँ 23 लाख लोग हॉस्टेजेस है, प्रिजन कैंप में रहते हैं, जिनका खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी, उनका दवाई सब कंट्रोल्ड है।
कि कितना कैलोरी आना है, कितना कैलोरी जाना है, ये सब कंट्रोल है। वो जेल को तोड़ना था उनको, उन्होंने साक्तौट को तोड़ दिया। तो और वो उसको कंपेयर करते हैं विद दी वॉर्सो गेटो अपराइजिंग इन 1944, जब इसी प्रकार से यहूदियों को नाजीज ने एक गेटो में बंद कर दिया था एक, और वहां लोग तड़प तड़प कर मरने लगे खाने पीने के बिना। उन्होंने तय कर दिया कि हम लोग इसको तोड़ देंगे। तोड़े तो नाजीज ने सबको मार डाला, कुछ कुछ लोग बच गए थे। मगर एक जो सर्वाइवर है वॉर्सो गेटो का, वो आज भी पैलेस्टीन के साथ खड़ा है। बोला कि हम लोग वही करें उनके साथ जो हमारे साथ नाजीज ने किया था। तो इसलिए मैं इसको गाजा गेटो अपराइजिंग बोलता हूँ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो पुतिन जी ने बोला है, इसको लेनिनग्राड के साथ कंपेयर किया है कि जब नाजीज ने पूरा सराउंड कर दिया था और खाना पीना बंद कर दिया था, तो वो खड़े रहे, रशियंस खड़े रहे, और उन्होंने लंबी जंग के बाद नाजीज को हरा दिया था। ओके, तो ये गाजा गेटो भी है, ये लेनिनग्राड भी है। और उसके साथ जो और एक जो बहुत बड़ा सवाल जुड़ा है वो पैलेस्टीन प्रिजनर्स का, कि जो 10,000 कैदी है, और अभी तो और भी बढ़ गए क्योंकि वेस्ट बैंक में से तो आई थिंक और 5,000 को उन्होंने कैदी बना दिया है, जिसमें से औरतें और बच्चे भी है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे कोई केसेस भी नहीं है मगर उनको पकड़ के लेके जाते हैं। तो ये जितने पैलेस्टीन पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, वो चोर तो है नहीं, ये अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स है। तो जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स है इंक्लूडिंग मारवान बारगूथी, जो मैं तो मानता हूँ कि वो पैलेस्टाइन का मंडेला है। अराफात के बाद अगर फतह का कोई मास लीडर है जो रेजिस्टेंस को, महमूद अब्बास तो है नहीं, महमूद अब्बास को तो भी रिटायर होना चाहिए, तो वो है मरवान बारगूथी, जिसको तो हमास भी चाहती है कि वो रिलीज हो, ताकि फतह और हमास, ये जो दो बड़े फोर्सेज है जो रेजिस्टेंस के अगुवाई करने वाले फोर्सेज है, हमास भी चाहती है कि मरवान बारगूथी को रिलीज किया जाए। तो पैलेस्टीन पॉलिटिकल प्रिजनर्स का भी बहुत बड़ा सवाल था। इसलिए 7 अक्टूबर को इनका टारगेट था कि हम ज्यादा से ज्यादा बंधकों को पकड़ कर लाए ताकि हॉस्टेजेस एक्सचेंज हो। उनका ज्यादा सिविलियंस को मारने का तो एजेंडा था ही नहीं। जो गाजा डिवीजन है, मिलिट्री डिवीजन है, उनके साथ तो जंग होगी, और उन्होंने गाजा डिवीजन को हरा दिया था, जिनकी जिम्मेदारी थी गाजा को बंधक कैदी बनाने के लिए। तो 7 अक्टूबर का जो एक्शन था बेसिकली वो था। और मैंने पहले भी बोला था कि इसराइल को पता था। इनफैक्ट आज एक लेबर एमपी है अली अजहर करके, लेबर पार्टी के, उसने भी बात बोली यूके में कि इसराइल को पता था, उन्होंने होने दिया ताकि वो अपना नरसंहार का बाद में प्रोग्राम चलाते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट 1 साल पहले इनको पता था, क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग तो हमास ने 2 दिन में की नहीं, बहुत पहले से इनका प्लानिंग चल रहा था कि भाई एक स्ट्रेटेजिक एक्शन करना होगा, जिससे हम अपनी ये, क्योंकि आपको ये भी बात होगा कि नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के 10 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस में एक मीटिंग में एक मैप बताया था, और उसने इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को बताया था कि इंडिया, सऊदी अरेबिया, हाइफा का पोर्ट इसराइल का, टू ग्रीस टू यूरोप, ये पूरा कॉरिडोर बन रहा है। और ये काउंटर है ब्रिक्स का, ये अमेरिका और यूरोप का, और खास करके यूके, फ्रांस, इसराइल का काउंटर है, ताकि जो ब्रिक्स का जो पूरा एक यूनिटी बन रहा है ग्लोबल साउथ का, जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जो पूरा पुतिन चाइना मिलकर ये पूरा जो काम कर रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए ये नया कॉरिडोर, जो ये कॉरिडोर खत्म हो गया है। क्योंकि सऊदी का क्लियर कट बनाया है ना कि जब तक पैलेस्टाइन स्टेट नहीं बनता तब तक मैं कोई डिप्लोमेटिक टाइज इसराइल के साथ नहीं करूंगा। तो ये तो 7 अक्टूबर की बहुत बड़ी जीत है कि वो इब्राहिम अकॉर्ड्स खत्म हो चुके हैं। इब्राहिम अकॉर्ड्स खत्म हो चुके हैं, और अभी तो बहरीन में एक नया ग्रुप खड़ा हुआ है जिसने पूरा अमेरिका के जो बेसिस है और कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो बहरीन के कुछ हैकर्स है जिन्होंने एक्सपोज किया है। तो पॉइंट इज कि ये जो वर्ल्ड वाइड अपराइजिंग हुई है पैलेस्टाइन के पक्ष में, और क्या अभी अरब मासेस में कोई बड़ी अपराइजिंग होने वाली है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। उनके रेजिम्स के खिलाफ, उनके मोनार्किस के खिलाफ, क्योंकि फुटबॉल स्टेडियम में तो दिख ही रहा है कि वहां जो हजारों हजारों लोग जमा होते हैं वो तो पैलेस्टाइन के लिए नारे दे रहे। तो जो पैलेस्टाइन के लिए नारे 50,000 1 लाख लोग दे रहे फुटबॉल स्टेडियम्स में, क्या वो सड़क पे आके अपने रेजिम्स को चैलेंज करेंगे? वो रेजिम्स कितना दमन करेगी? क्योंकि मोरक्को में तो 10,000 लोगों की रैलियां निकल चुकी है वो इब्राहिम अकॉर्ड्स के खिलाफ। तो ये लोग बोलते थे कि ये हम तो सड़क पे आए मगर अमेरिका ने इराक पे वॉर कर दिया, हम तो सड़क पर आए लाखों में मगर उन्होंने ये कर दिया। मैं बोला इसका आगे का परिणाम आएगा, आगे के परिणाम होते हैं। वो जो एक पॉलिटिकल समझ बनती जा रही है और लोग सड़क पे आ रहे हैं, उसका आगे जाके बाद में उसके परिणाम होते हैं जहाँ सरकार को झुकना पड़ता है। ओके, तो वो 20 साल के अंदर ही दिख रहा है कि आज इराक अमेरिका के ऑक्यूपेशन में था और आज वो कतार पे खड़ा है कि उसको भागना पड़ेगा इराक से। ओके,
तो अच्छा अच्छा अच्छा, आपने 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 कई चीजें की, इसमें बीच में पुतिन के इंटरव्यू का जिक्र किया। हमारे पास वक्त जरा कम है। पुतिन ने खास खास क्या बातें कही जो अमेरिकी जर्नलिस्ट के साथ, जो फॉक्स न्यूज के जो रिपोर्टर हैं, उनके साथ क्या कुछ बात हुई जिस पर अमेरिका की हुकूमत नाराज है? उस जर्नलिस्ट को गद्दार तक कहा जा रहा है, क्या कुछ था वो? बेसिकली वो पूरा 2 घंटे का इंटरव्यू है, उस पर अलग से मैंने कहा था कि एक प्रोग्राम करेंगे। मगर वो प्रोग्राम की खास बात है कि मुझे तो वेस्टर्न लीडर या हमारा मोदी या बाइडेन या ऋषि सुनक, इस किस्म के मुझे पता नहीं कि जिनका हिस्ट्री पॉलिटिक्स इतना स्ट्रांग है। पुतिन ने पूरा हिस्ट्री लेसन दे दिया टक्कर कार्लसन के साथ। टक्कर कार्लसन भी हैरान हो गए थे, इतना लंबा हिस्ट्री, क्योंकि अमेरिका में जर्नलिस्ट को ज़्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी कुछ पता होती नहीं है। ओके, तो उसने पूरा एक हिस्ट्री बता दिया, ये पूरा 1000-2000 साल का उसके रशिया का क्रिएशन से लेकर यूक्रेन का आया, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, और बाद में ये 2014 से किस किस्म से यूक्रेन पे लोग ने कार्रवाई शुरू की। तो वो एक अलग इंटरव्यू है, हम लोग उस पर एक अलग से चर्चा करेंगे। मगर मैं इस पे आना चाहता हूँ कि 7 अक्टूबर का ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने क्या प्राप्त किए। ओके, जो मेन सवाल है। ओके, नंबर 1 है कि इजराइल की जो मिलिट्री सुप्रीमेसी की जो बात थी वो खत्म हो चुकी है। नंबर 1, पूरी दुनिया देख चुका है कि ये मिलिट्री एकदम जेनोसाइडल है। उसके बाद एडवांस वेपन्स है, मगर वो जमीन की लड़ाई में एकदम विफल है, वो हार चुकी है। मेन ऑब्जेक्टिव हमास को हराना को वो पूरा फेल है। एथिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड उन्होंने किया है, मगर इजराइल मिलिट्री का पूरा किच्चा चिट्टा दुनिया के सामने आ चुका है। ठीक है। दूसरा कि डीप डिविजन इन इजरायली सोसाइटी, और इजरायली सोसाइटी और पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का जो क्रिमिनल कैरेक्टर है वो आ चुका है। जायनिज्म टोटली एक्सपोज्ड आइडियोलॉजी करके कि जायनिज्म एक रेसिस्ट सुप्रीमिस्ट जेनोसाइड आइडियोलॉजी है। तोरा के खुद के प्रॉब्लम्स ओल्ड टेस्टामेंट को जिसको वो लोग कोट करते हैं, खुद नेतन्याहू ने ये सब बातें बोली थी। ओके, एंड उसके साथ वो लोग जो दूसरा जो इजराइल की डिफीट हुई है, दे कुड नॉट डिफीट द रेजिस्टेंस। टॉप लीडरशिप आज भी जिंदा है, और आज तक इजराइल ये गिना नहीं पा रही कि उन्होंने हमास के रेजिस्टेंस के कितने को फाइटर्स को, उनको पता ही नहीं है, ना कोई नंबर वो दे पा रहे। ओके, खुद की सेना के कितने लोग मरे आप नंबर नहीं दे रहे, मैं समझ सकता हूँ, मगर सामने वाले रेजिस्टेंस के फाइटर को कितना मारा वो तो नंबर दो, वो भी नंबर आपके पास नहीं है। हॉस्टेजेस को वो निकाल नहीं पाई है। ठीक है। और पॉइंट इज के इजराइल, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी आज दुनिया में आइसोलेटेड है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड नेशंस के जितने वोट आ रहे हैं उसमें ये 5-6 देशों को छोड़कर एक दूसरा देश नहीं उनके साथ जो खड़ा है। ग्लोबल साउथ आज लीडरशिप में आ चुका है पूरी दुनिया के, और इनकी जो भी डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल कम्युनिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर और जो भी डायलॉग देते थे वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो चुका है। ओके, और उसके साथ जो जैसे मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका वापस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा रहा है। निकारागुआ जैसे छोटा देश भी अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन को कोर्ट में लेके जा रहा है वॉर क्राइम्स के लिए, और उनका बोलना है कि जिन जिन देशों ने हथियार दिए हैं इजराइल को, वो सब वॉर क्रिमिनल्स है, सब पे केस होने वाले हैं। ठीक, उसके साथ जो पॉइंट है कि यहाँ जो लोग बोल रहे कि क्यों क्या वगैरह वगैरह, मगर आज भी फिलिस्तीनी जनता ये समझ रही कि हमने जो बलिदान दिया है वो हमारे अल्टीमेट लिबरेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, हमारी आज़ादी दूर नहीं है। ठीक है। और ये सैक्रिफाइस, मतलब अल्जीरिया ने जब फ्रांस से लड़ी थी जंग, तो उनकी 15 लाख लोग तब भी मरे थे। फ्रांस ने बहुत बड़ा नरसंहार उनके खिलाफ किया था। भारत की आज़ादी को हमको अलग तरीके से मिला, मगर ज़्यादा करके जो देश आज़ाद हुए इनसे, उनकी बहुत बड़े पैमाने पे उनको सैक्रिफाइस देना पड़ा है। और पैलेस्टीन से को ज़्यादा दुनिया में सैक्रिफाइस, मैं तो मानता हूँ कि एक छोटी आबादी इतना बड़ा सैक्रिफाइस तो किसी ने आज तक नहीं दिया है। ओके, उसके साथ जो दूसरी बात है कि जो एक्सेस ऑफ द रेजिस्टेंस है, इसमें जो नया फैक्टर है यमन, वो तो पूरी दुनिया आज उसको सलाम करी है। यमन को लेकर तो आज सड़कों पे नारे चल रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। ओके, तो ऑल ऑफ अ सडन हुतीज आर अ मेजर फोर्स इन द रीजन इन द वर्ल्ड। ओके, तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान, यमन, इराक, सीरिया, पैलेस्टाइन, ये जो 6 है साथ में, उन्होंने एक नई, मतलब दुनिया की पूरी स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर को बदल दिया है। रशिया और यूक्रेन में वहाँ हुआ है, और यहाँ मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया में ये जो 6 देश, और खासकर ईरान 1979 के बाद उसके, मतलब तब अगर ईरान नहीं होता तो पता नहीं होता ये क्या क्या होता।
तो पूरा बैलेंस ऑफ पावर अभी दुनिया में बदल रहा है, और उसके परिणाम अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल एशिया में, सब जगह उसके परिणाम जा रहे हैं। ओके, और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इसके बाद देखो, हमास और रेजिस्टेंस है बहुत बहुत क्लियर है। ये जो भी पीस टॉक्स वगैरह वगैरह चल रहे हैं, कि हमने इतना बड़ा बलिदान दिया है कि हम लोग प्री 7 अक्टूबर की पोजीशन में जाने के लिए तैयार नहीं है। ओके, हम लोग क्लियर है कि पूरी कोई पॉज, ये नया शब्द आया कि पॉज इन द फाइटिंग, 2 दिन बॉम्बिंग बंद करेंगे, 1 हफ्ता, ये सब क्या है भाई? तो सीज फायर परमानेंट हो, इजराइल की सभी फोर्सेज वहां से निकले, गाजा पे जो पाबंदी थी वो हटे। हम लोगों ने इतना बड़ा बलिदान वापस इसलिए नहीं दिया कि 7 अक्टूबर के वाले पोजीशन में चले जाए, तो वो तो खड़े, और जो भी बातचीत इजिप्ट कायरो में चल रही है उसके परिणाम देखते हैं। और रफा पे अगर इजराइल हमला करेगा तो फिर तो इजराइल और भी प्रॉब्लम में आने वाले दुनिया में, ये तो क्लियर है। ओके, लोग मरेंगे जरूर, मगर इजराइल और भी आइसोलेशन में जाएगा, और बाइडेन, अमेरिका, ये सब और भी आइसोलेशन में जाने वाले। ओके, और पॉइंट इज के उसके साथ आई बिलीव दैट एक नई लीडरशिप अभी पैलेस्टाइन में भी आएगी जो रेजिस्ट के साथ खड़ी है, क्योंकि ऑस्लो वाला प्रोसेस तो फेल हो गया, ऑस्लो वाली लीडरशिप तो फेल हो गई। तो नई लीडरशिप आएगी जो रेजिस्टेंस का रूट है, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं है इजराइल के सामने। ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि अहिंसा का मार्ग, तो अहिंसा का बहुत इन्होंने कोशिश की है। गाजा फ्रीडम मार्च से बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट दुनिया में ये सेंचुरी में तो हुआ नहीं है। 2018 में जहाँ लाखों फिलिस्तीनी, गाजा का पॉपुलेशन वहाँ बॉर्डर पे जाते थे, 1.5 साल तक हर फ्राइडे को जाते थे, निहत्ते जाते थे, और हर फ्राइडे पे इन पे शूटिंग होती थी। तब दुनिया ने उनको ना रिकग्नाइज किया ये अहिंसा को। और जब भारत पाकिस्तान की वॉर हुई थी महात्मा गांधी के रहते हुए, तो महात्मा गांधी ने ये नहीं बोला था कि इंडियन आर्मी को कश्मीर नहीं जाना चाहिए, कि अहिंसा से लड़ो। तो ये भी हम लोग जरा ये याद रखें। ठीक है, सो द पॉइंट इज के आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन वेरी इंपॉर्टेंटली, कि लेट अस सी ये निगोशिएशन में क्या निकलता है, और उसके साथ एक नई पैलेस्टीन पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें से इमर्ज होगी। और तीसरी बात, एक नई लीडरशिप और एक यूनाइटेड लीडरशिप, फतह और हमास का साथ में आना और रेजिस्टेंस के कॉज के लिए साथ में आना, कि अभी यही रास्ता है। तो एक नई लीडरशिप भी आ जाएगी, पीएलओ भी रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। आई थिंक अब्बास शुड रिजाइन, महमूद अब्बास शुड रिजाइन। ओके, और उसके साथ जो अरब वर्ल्ड में खास करके जनता अगर सड़क पे आने लग जाती है इसके बाद, तो बहुत सारी चेंजेस की उम्मीद है। तो 7 अक्टूबर के परिणाम नरसंहार हुआ है, मगर उसके पैलेस्टाइन अंदर के आसार, रीजन में असर, और उसके दुनिया में परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बातें कही, खासतौर पर हमास ने 7 अक्टूबर का ये हमला क्यों किया। आपने ये भी बताया कि इजराइल को भी इंफॉर्मेशन थी, इस किस्म की भी खबरें हैं, और आपने ये भी बताया कि बैलेंस ऑफ पावर, इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने पूरी तरह से दुनिया में हालात बदल के रख दिए हैं, और नई फिलिस्तीनी लीडरशिप आएगी। चूंकि महमूद अब्बास ने जिस तरह से फिलिस्तीनी कॉज को नुकसान पहुंचाया है, इजराइल के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट और अपने ही लोगों को गिरफ्तार कर करके उनके हवाले करना, ये सब किया है, सारी रिपोर्टें आती रही हैं। तो अब ऐसा नहीं लगता कि वो मुनाफिक किस्म की लीडरशिप को कोई प्रोजेक्ट कर पाएगा, जैसे अब से पहले फिलिस्तीनी लीडरशिप के नाम पर जो प्रोजेक्शन किया जाता था इजरायली और अमेरिकी एजेंटों को, अब शायद वो नहीं हो पाएगा। ये भी एक बड़ी तब्दीली आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मिसी बोरवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप काठमांडू से कॉन्फ्रेंस से होकर के आ जाए, फिर आपसे फिर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।